हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री और उसका आज मैं आप लोगों के लिए 5th चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। और आज के चैप्टर का नाम है यायावर साम्राज्य। बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो इस पार्ट में जो है हम यायावर साम्राज्य के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यायावर साम्राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, और इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात अगर करेंगे इस यायावर की, तो यायावर के बारे में हम बेसिकली यहाँ से बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अर्थ की कि यायावर का अर्थ क्या होता है, तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। इन द सेंस कि यायावर जो है एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन और पशुओं को चराने के लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यायावर का क्या अर्थ है? घुमक्कड़, जो अपने पशुओं और भोजन की तलाश में, पशुओं के चारे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें यायावर साम्राज्य का जो निवास स्थान था वो कहाँ पर था, यानी कि यायावर जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। और मध्य एशिया के ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको हम मंगोल के नाम से जानते हैं, तो ये यायावर लोग जो है वही मंगोल के, चीन के जो ऊपर का एरिया जो आप देखोगे तो वहां पर मंगोलिया नाम का एक देश है। ठीक है, तो वो यहीं के निवासी थे सब। अगर हम बात करें यायावर साम्राज्य की स्थापना की, कि यायावर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यायावर साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साम्राज्य विस्तार की, तो साम्राज्य का विस्तार जो है इसका दो महाद्वीपों में इसका विस्तार था, यूरोप और एशिया महाद्वीप में। साम्राज्य जो है यायावर साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो यूरोप और एशिया साम्राज्य में फैला हुआ था। और यूरोप और एशिया को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो इसको हम यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया का मिला हुआ पार्ट यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर यायावर साम्राज्य की थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में कि यायावर लोग जो थे या जो यायावर साम्राज्य था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। यायावर जो लोग थे वो दीनहीन और सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, यानी यायावर जो लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि ये जो है एक सामान्य जीवन जो है अपना व्यतीत करते थे। साथ ही साथ यायावर साम्राज्य में विविध समुदाय के लोग शामिल थे, यानी कि यायावर साम्राज्य में अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग इसमें शामिल थे। मुख्य रूप से यहाँ पर दो समुदाय देखने को मिलता है, एक जो है पशुपालक समुदाय और दूसरा है शिकारी संग्राहक समुदाय। ठीक है, कितने समुदाय थे? मुख्य रूप से दो समुदाय था, एक पशुपालक समुदाय और दूसरा शिकारी संग्राहक। पशुपालक जो समुदाय था वो, उसका जो निवास क्षेत्र अगर हम देखें कि वो रहता कहाँ था, तो वो मध्य एशिया के घास के मैदानों में ये रहा करता था और यहीं पर अपने पशुओं को चराया करता था। अगर हम शिकारी संग्राहक की बात करें, जो ये समूह है ये कहाँ रहता था, तो ये जो है साइबेरियाई जो वन है उन क्षेत्रों में ये रहा करते थे। ठीक है, तो ये जो है यायावर साम्राज्य के लोगों के बारे में या यायावर साम्राज्य जो है वहां के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम इससे आगे आते हैं थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि यायावर साम्राज्य के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी के जो है निम्न स्रोत ये रहा। एक है इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या होता है? जो ऐसी चीजें जहां पर घटनाओं को क्रम के अनुसार लिखा जाता है उसको हम इतिवृत्त कहते हैं। तो यायावर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घटनाक्रम अनुसार लिखा गया है, यानी कि इतिवृत्त जो है यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, दूसरा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान लिखी गई चीजें जो है उसको यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। तो यायावर साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे यात्री आए और उन यात्रियों ने यायावर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी। ठीक है, और उन्हीं यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में है साहित्यिक दस्तावेज। साहित्यिक दस्तावेज जो बहुत सारी रचनाएं जो हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय या फिर बहुत सारी जो रचनाएं हुई हैं उनके माध्यम से भी हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती है।
इसके अलावा एक बहुत ही प्रमुख यात्री थे मार्को पोलो। इनका मार्को पोलो का यात्रा वृतांत जो है वो भी यायावर साम्राज्य के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो अगर हम बात करें जानकारी के स्रोत की कि यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इसके 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला इतिवृत्ति, दूसरा यात्रा वृतांत, तीसरा साहित्यिक दस्तावेज, चौथा मार्को पोलो का यात्रा वृतांत। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां भी रही हैं, जैसे कि इतावली, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में लिखे गए दस्तावेज। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो लिपियां हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो अलग अलग भाषाओं में यायावर साम्राज्य के बारे में लिखा गया था। ठीक है, जहां से हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम बात करते हैं मंगोलों की सामाजिक स्थिति के बारे में, क्योंकि हमने क्या देखा है कि यायावर जो थे लोग थे वो कौन थे? मंगोल लोग थे, मंगोलिया से आए हुए थे, है ना, जो चीन के ऊपर का क्षेत्र। तो वहां की अगर हम बात करें तो मंगोल जो थे, इन मंगोलों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो देखते हैं। पहला, इसमें अनेक समुदाय के लोग जो है वो शामिल थे। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि यायावर साम्राज्य जो था उसमें मंगोल जो है बहुत सारे समुदाय के लोग उसमें शामिल थे, अलग अलग विविध समुदाय के लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो है अलग अलग अनेक समुदाय के लोग मंगोल की समाज में मौजूद थे। यहाँ पर दो जो प्रमुख समुदाय था ये वो देखने को मिलता है। कितने? दो प्रमुख समुदाय। कौन कौन सा? एक पशुपालक समुदाय था और दूसरा शिकारी संग्राहक समुदाय। पशुपालक जो समुदाय था वो कहाँ रहता था? मध्य एशिया के क्षेत्र में। और जो शिकारी संग्राहक समुदाय था वो कहाँ रहता था? साइबेरियन वन में। अगर हम इन दोनों को तुलनात्मक रूप से देखें, पशुपालक और शिकारी संग्राहक, तो जो शिकारी संग्राहक थे पशुपालक की तुलना में ज्यादा गरीब थे। गरीब कौन था? शिकारी संग्राहक। इनकी स्थिति पशुपालकों की थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि इनके पास धन के रूप में पशु होते थे, परंतु शिकारी संग्राहक जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे उनके पास ऐसा कोई धन नहीं होता था। ठीक है, तो पशुपालक समाज जो है वो बहुत सारे पशुओं को पालते थे, जैसे घोड़े, भेड़, ऊंट आदि को ये पाला करते थे। तो हमने क्या देखा है कि मंगोलियाई समाज में दो प्रमुख समुदाय था, एक पशुपालक समुदाय, दूसरा शिकारी समुदाय। पशुपालक जो समुदाय था वो पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करता था, वहीं शिकारी संग्राहक समुदाय जो था वो पशुओं का शिकार करके, जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन किया करता था। वहीं अगर हम इनके तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जो शिकारी संग्राहक समुदाय था वो पशुपालक समुदाय से गरीब था। ठीक है, पशुपालक समाज जो था, पशुपालक जो समुदाय था वो घोड़े, भेड़ और ऊंट जैसे पशुओं को पालते थे। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में, जो ये मध्य एशिया का जो क्षेत्र था जिसको चारण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, तो चारण क्षेत्र में साल के कुछ अवधि में कृषि करना संभव होता था। यानी कि कुछ टाइम ऐसा आता था साल के पूरे साल में जहां पर वो लोग कृषि कर सकते थे, यानी कि कृषि के अनुकूल परिस्थितियां होती थी, परंतु यायावरों ने कभी भी कृषि को नहीं अपनाया। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं कि इनका जीवन जो है कभी स्थायी नहीं हो पाया और ये कहीं एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाए, क्योंकि अगर कृषि ये करते तो इनका जीवन स्थायी हो जाता और इनको एक जगह रुककर कृषि करने के लिए रहना पड़ता। इसी वजह से इन्होंने कृषि वगैरह को कभी नहीं अपनाया। इसी परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि यायावर साम्राज्य के जो लोग थे वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रेवल करते रहे। ठीक है, वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए, हाँ एक चीज ये बहुत ज्यादा अच्छे करते थे कि आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए ये ग्रुप में रहा करते थे, जिसको महासंघ या परिसंघ के नाम से जाना जाता था। तो वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों का परिसंघ बना लेते थे। और ये क्या करते थे कि अगर खुद उनको किसी चीज से डर लगता था या फिर किसी के ऊपर हमला करना होता था तो ये अपना एक ग्रुप बना लेते थे जिसे परिसंघ कहा जाता था। ऐसा ही परिसंघ चंगेज खान ने बनाया और चंगेज खान का जो परिसंघ बना वो धीरे धीरे करके इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि एक टाइम पर आकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, इसके बाद ये लोग जो है अकाल की स्थिति में पशुधन के लिए लूटमार करते थे और चारण क्षेत्रों के लिए लड़ाइयां लड़ा करते थे। ये जो यायावर साम्राज्य के जो लोग थे वो क्या करते थे, कई बार जब अकाल की स्थिति आती थी, जब सूखा वगैरह पड़ जाता था, इनके लिए खाने की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो उस स्थिति में ये जो लोग पशुओं को पालते थे उनके ऊपर आक्रमण करते थे पशुधन को लूटने के लिए
और उनसे फिर पशुचारण जो क्षेत्र था जहां पर पशुओं को चराया जाता था उसके लिए ये लड़ाइयां भी लड़ा करते थे। तो ये आज हमने देखा है यायावर साम्राज्य के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे के पार्ट में हम देखेंगे चंगेज खान के बारे में कि किस प्रकार से चंगेज खान ने अपने साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी और क्यों चंगेज खान को समुद्री जो एक तरीके से नायक है उसकी उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।